तो प्यारे बच्चों, धमाकेदार सीरीज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे आपके कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस धमाकेदार सीरीज में बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। यह वीडियो पूरी तरह से आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सभी उत्तरों को बताया गया है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आइए एक मस्त बात आपको बताते हैं। आप यह सोच अपने आप को यह मान करके चलिए कि मैं श्रेष्ठ हूं, यह बिल्कुल क्या है, एकदम निश्चित है। लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह सोचना क्या है, एक अहंकारी का गुण है। तो इसलिए आप ये कभी ना सोचे कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं, क्योंकि सिर्फ और केवल जिस प्रश्न में भी लग जाते हैं वह उस वाक्य के सेंटेंस को इतना संकुचित कर देते हैं कि उसका अर्थ बिल्कुल एकदम छोटे से स्तर में सीमित के रह जाता है। क्योंकि मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी परछाई हमेशा क्या होती है, काली होती है। तो आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ आपके इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिस सेशन का आपका सवाल नंबर 1 है कि सही विकल्प का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। सही विकल्प को चुनिए और लिखिए। इसका पहला पार्ट कहता है कि आम के एक पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े हैं, 56 पक्षी हैं, 3 सांप है, ये रहते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा? देखिए, कीड़ों की संख्या क्या है आपका इस प्रकार से है, यानी कीड़ों की संख्या कितनी है, ज्यादा है। उसके बाद जो पक्षी हैं, पक्षियों की संख्या क्या है, कम है। और फिर सांप हैं, सांपों की संख्या क्या है, एकदम कम है। अगर इसका आप पिरामिड बनाएं तो पिरामिड आपका इस प्रकार का बन जाएगा। यानी कि यह पिरामिड कैसा बन रहा है, सीधा पिरामिड बन रहा है। यहां से यह पिरामिड कैसा बन रहा है, आपका सीधा पिरामिड बन रहा है। कभी भी आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका प्रथम स्तर है वह हमेशा ज्यादा होना चाहिए, और जो आपका द्वितीय स्तर है वह उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर इस प्रकार से क्रम अगर चलता जाएगा तो आपका पिरामिड सीधा बनेगा और वह पिरामिड अनंत काल तक चलेगा। तो इसका एकदम राइट जवाब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा बनेगा, सीधा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब अगले क्रम में चलते हैं, इसके दूसरे पार्ट को। तो कह रहा है कि खुले नम स्थान पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद उगाई। ठीक है, कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े, मक्खियां आदि दिखाई देने लगे। इस खाद्य के आखिरी पोषक स्तर पर कौन है? अब यहाँ पे आपको ये देखना है, मात्र एक की पॉइंट है यहाँ, क्या, आखिरी पोषक स्तर। अब आखिरी पोषक स्तर पर क्या देखना है कि खाद्य पदार्थ तो आपका ब्रेड हो गया, जो कि आपका आखिरी पोषक स्तर पे होगा नहीं। ब्रेड आपका खुद दिया हुआ है, तो इस और इनमें से कोई नहीं, ये आपका बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो आपका सही जवाब इसका क्या हो जाएगा कि मक्खियां उसको क्या कर रही हैं भाई, जब उस पे फफूंद लग गया है, आपके उस पर फफूंद उग आई है, तो मक्खियां उस पर बैठ बैठ के क्या कर रही हैं, उसको खत्म कर दे रही हैं। तो आखिरी पोषक स्तर पर कौन है, मक्खियां हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स। अब आइए चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। कहता है कि एक कीड़े के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। ये 4 अवस्थाएं हैं। यदि उसका अंडा, लार्वा व प्यूपा, ये 4 अवस्थाओं में से ये 3 अवस्थाएं जो हैं किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर पूरी होती हैं, तो उसका जीवन चक्र कितने परिस्थिति में पूरा होगा? आप देखिएगा कि यहाँ पे टोटल 4 दिया हुआ है ना आपका, और 4 में से कह रहा है कि ये जो 3 है ना, यह किसी अन्य जीव में पूरा होते हैं। तो अन्य जीव में जब पूरा होंगे तो यह कितना काउंट किया जाएगा? यह केवल 1 काउंट किया जाएगा, और आपका 1 क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। इसलिए आपका जो राइट जवाब होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, जो कि कितना है, 2। तो इस प्रकार से तीसरे को कर सकते हैं। अब अगले क्रम में इसके चौथे पार्ट को देखें तो कहता है कि एक गाय क्या खाती है, घास खाती है। भाई मांस तो खाती नहीं है, घास खाती है, बिल्कुल सही कह रहा है। उसका गोबर और उससे बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। सही बात है। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष, राख आदि मिट्टी में क्या करते हैं, मिला दिए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? देखिए, आपको हमने लेक्चर क्लास में यह चीज अच्छे से बताया था कि जिस चीज की जहां से शुरुआत होती है वहीं से वह घूम करके कहा चले जाए, अगर वहीं से घूम के चला जाए तो यह उस पदार्थ का क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है,
उस पदार्थ का कहलाता है क्या? चक्र। उस पदार्थ का हम क्या कहते हैं? पदार्थ चक्र कहते हैं। यहाँ पे हुआ क्या कि गाय क्या खाती है? घास खाती है। अब उस घास को खा करके वह क्या देती है? गोबर देती है, जिसको गोबर को हम कंडे ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और वह ईंधन क्या करता है? धुआं में बन जाता है, बदल जाता है और राख में बदल जाता है, और फिर से आकर के भाई राख क्या होता है? खाद का काम करता है। उस खाद को हम खेत में डालते हैं, खेत से फिर घास उगता है, फिर गाय खाती है, फिर गोबर देती है, फिर वही क्रिया चलती है। तो यह एक प्रकार से क्या बन जा रहा है? यह एक प्रकार से उस पदार्थ का चक्र बन जा रहा है। उस पदार्थ का क्या बन जा रहा है? चक्र। तो आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प नंबर अ क्या है? खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला तो है नहीं। खाद्य जाल, यह भी नहीं है। जीवन चक्र, तो भाई यह किसी के जीवन की बात तो कर नहीं रहा है, यह किसी के पदार्थ की बात कर रहा है। तो इसका एकदम राइट जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श राइट जवाब हो जाएगा। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं इसके पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 आपका क्या कहता है? पार्ट नंबर 5 आपका कहता है कि एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय पौधे, छोटी बड़ी मछलियां से लेकर मनुष्यों तक चलता है। यहाँ एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या होगी? कम होती जाएगी, अधिक होती जाएगी, समान बनी रहेगी, कभी कम कभी अधिक होगी। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि खाद्य श्रृंखला का विस्तार पहले कहाँ हुआ? जलीय पौधे में, फिर छोटी बड़ी मछलियों में, फिर मनुष्यों तक है। तो यहाँ एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है ना, वह क्या होती जाएगी? अधिक होती जाएगी। तो इसका एकदम राइट जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। इस प्रकार से ब विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा। अब अगले क्रम में चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में कह रहा है कि किसी बगीचे के जीवों की गणना में इतने घास के पौधे हैं और इतनी झाड़ियां हैं और 23 पेड़ हैं और इतने जंतु पाए गए, इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादन होगा। देखिए प्राथमिक उत्पादन जो होता है ना, वह पूरे सम्मिलित जितनी भी वनस्पतियां होती है उसका जीव भार होता है। तो इसमें देखिए कह रहा है अ वाले में कि बगीचे के समस्त जीव का सम्मिलित भार, तो केवल जीव उसमें नहीं है, बगीचे के समस्त जंतुओं का सम्मिलित भार, तो केवल जंतुएं नहीं है, और केवल घास का, तो केवल घास का नहीं लिया जाएगा, बल्कि देखिए इसका जो उत्तर है वह भी एकदम संकुचित है। जब कभी भी आपको पॉजिटिव वे में उत्तर पूछे तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि इसमें से विस्तृत, इसका अर्थ विस्तृत किसमें है। तो देखिए यहाँ पे केवल जीवों की बात कर रहा है, यहाँ पे बगीचे के समस्त जीवों को यानी घास को छोड़ दिया, बगीचे के समस्त जंतुओं को, केवल जंतुओं को लिया, घास को इसमें भी छोड़ दिया। अब केवल घास को लिया तो इस घास को भी केवल लिया तो यह भी छोड़ दिया, लेकिन इसका जो विकल्प नंबर क्या है आपका? विकल्प नंबर जो ब है, कह रहा है यहाँ पे विकल्प नंबर क लिखा गया है, इसको ब कर लीजिएगा। बगीचे की समस्त वनस्पतियों का जीव भार, इसका जो अर्थ है ना एकदम विस्तृत है, इसलिए आपका राइट जवाब यही हो जाएगा। आप विकल्प को चुनने से पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले गलत ऑप्शन को छांटिए। आप गलत ऑप्शन को जब छांट लेंगे ना, तो जो आपका सही बचेगा वो एकदम 100% करेक्ट होगा। तो आप विकल्प का चयन इसी प्रकार से करें कि पहले गलत वाक्यों को हटा दें। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं। 7वां पार्ट कहता है कि घास, हिरण और शेर, घास, हिरण और शेर में यदि उपरोक्त खाद्य श्रृंखला से हिरण अगर विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? घास की संख्या में कमी आएगी। देखिए हिरण क्या करता है? घास खाता है। तो अगर हिरण कम हो जाता है तो घास में तो कोई कमी आएगी नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। शेर की संख्या अधिक हो जाएगी। भाई शेर घास तो खाता नहीं है, अब हिरण अगर विलुप्त हो जाए तो क्या शेर जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो यह भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शेर की संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए भाई शेर जिंदा कब रहेगा? जब उसको खाना मिलेगा तब तो जिंदा रहेगा, लेकिन हिरण तो खत्म हो गया, तो शेर की संख्या में परिवर्तन कैसे नहीं आएगा? शेर बिना खाए ही ऐसे ही मर जाएगा। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। घास की संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है कि यदि आपका हिरण अगर मर भी जाए, हिरण विलुप्त भी हो जाए, तो घास पर क्या फर्क पड़ेगा? भाई घास तो वही का वही रह जाएगा। इसलिए आपका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो आंख मूंद करके आप लगा लीजिए कौन? एजी टेंसले ने किया। कौन ने किया? एजी टेंसले ने किया। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। न्यूटन ने गति का नियम दिया। लिनियस के बारे में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ेगी।
अगला है आपका 9वां पार्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में जैविक घटक कौन सा है। जैविक जिसमें जीव हो, स्वाभाविक सी बात है। अगर मिट्टी की बात करें, मिट्टी में जीव होता नहीं है। पानी की बात करें, पानी में जीव होता नहीं। हवा की बात करें, हवा में जीव होता नहीं है। तो द राइट जवाब इसका हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ब, गाय इसका क्या है, जैविक घटक है। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10 जो है कहता है कि पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए भोजन का लगभग कितना प्रतिशत जीव भार में बदलता है। केवल हमने बताया है लेक्चर क्लास में आपको अच्छे से कि केवल 10% भाग ही बदलता है, बाकी प्रतिशत भाग क्या हो जाता है, आपका वेस्ट चला जाता है। तो इस प्रकार से आपके विकल्प के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, कहता है कि रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, जिसका पहला पार्ट है, कहता है कि तत्वों के प्राकृतिक चक्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। कौन कौन अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे जीव हैं, जीव मरते हैं और मरने के बाद या कोई भी पदार्थ जो है, उस पदार्थ को सड़ने के बाद जो अपघटक होते हैं ना, क्या होते हैं, अपघटक जो होते हैं, वह उन्हें खा करके किस में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जो कि आपके प्राकृतिक चक्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। कौन, अपघटक। तो इसमें आप राइट जवाब इसका जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अपघटक। तो इसमें आप क्या भर लेंगे, अपघटक। अब अगले क्रम में जो बी है आपका, कहता है कि वातावरण के सभी जैविक और अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी पारिस्थितिकी कहलाती है। कि वातावरण के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों से पूर्ण बनी समन्वय की जो व्यवस्था होती है वह क्या कहलाती है, आपकी पारिस्थितिकी कहलाती है। तो यहाँ पे आप भर लेंगे क्या, दूसरे में पारिस्थितिकी। अगला है आपका सी, कि वे जीव जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि हमारे पंडित जी लोग हो गए, हालांकि आजकल के पंडित जी लोग नहीं, तो ये सब क्या है, शाकाहारी में आते हैं हमारे पंडित जी लोग। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे केवल खाते हैं, मांस इत्यादि नहीं खाते, जीवों को नहीं खाते, वे क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। डी ऑप्शन है कि किसी परितंत्र में केवल 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इस नियम को हम क्या कहते हैं, तो इस नियम को हम 10% ऊर्जा प्रवाह नियम कहते हैं। 10% ऊर्जा प्रवाह नियम, ऊर्जा प्रवाह नियम कहते हैं। तो यहां पे भर लेंगे आप क्या, कि 10% ऊर्जा प्रवाह नियम। अब अगला है आपका ई, कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो बिना दिशीय होता है, किसी भी दिशा में नहीं होता, बिना दिशा के ही होता है। तो बिना दिशीय होता है। अब अगले क्रम में जो आपका कह रहा है कि उचित संबंध जोड़ें। आइए देखते हैं उचित संबंध का हम क्या करते हैं, मिलान कर लेते हैं। पहला, इसका पहला पार्ट है, कहता है कि सर्वोच्च मांसाहारी। तो देखिए, जो आपका शेर होता है ना, सर्वोच्च मांसाहारी होता है, क्योंकि शेर मांस के सिवाय और कुछ नहीं खाता, इसलिए जो शेर आपका होगा क्या हो जाएगा, सर्वोच्च मांसाहारी। अब अगर हम बात करें किसकी, अपघटक की, तो जो जीवाणु और कवक होते हैं यह किस में आते हैं, अपघटक में आते हैं। तो इनको आप किससे मिला लेंगे, जीवाणु और कवक से मिला लेंगे। अगला कहता है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके क्या बनाती हैं, खाद्य जाल बनाती हैं। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके क्या बनाती हैं, खाद्य बनाती हैं। और विश्व में संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है, आपके सूर्य देवता हैं। सूर्य से बड़ा ऊर्जा का स्रोत और कोई नहीं है। और पौधे क्या होते हैं, पौधे हमेशा क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प के मिलान को कर सकते हैं। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं, कुछ आपके प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आइए उन उत्तरों को भी हम समझते हैं। कहता है कि किसी परिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है, इसे आप स्पष्ट करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी जीव मरता है या कोई भी पदार्थ सड़ता है तो उसको खत्म करने का काम कौन करते हैं, अपघटक करते हैं, जो कि प्रकृति में पारिस्थितिकी में संतुलन को कायम रखने के लिए में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए पढ़ते हैं उत्तर को। पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने में अपघटक की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पौधों तथा जंतुओं के मृत शरीर और अन्य वर्ज्य पदार्थ यानी कि जो फालतू पदार्थ होता है उनको जीवाणु और कवकों के द्वारा अपघटन कराया जाता है। ये जीवाणु मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बन पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों से क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं, उनको मिट्टी में
मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की भूमिका को हम समझ सकते हैं और इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अगला कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके घटकों को उदाहरण सहित लिखिए। तो जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र है ना, आइए देखते हैं क्या है। जैव समुदाय व उसके पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक क्रिया है, उनसे बनने वाले स्वपोषित तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगर इसको हम दूसरे भाषा में समझें तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि एक आत्मनिर्भर कार्यकारी इकाई जिसमें जैविक तथा अजैविक कारक सम्मिलित हों, वह क्या कहलाता है, आपका परितंत्र कहलाता है। जिसमें जैविक पदार्थ भी हो, यानी कि जीवन जिसके अंदर सांस हो, जिसके अंदर जीव हो वह भी हो, और निर्जीव भी वस्तु हो, वह क्या कहलाता है, आपका परितंत्र कहलाता है। और सभी परितंत्र एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जैसे अगर हम जीव मनुष्यों की बात करें तो क्या निर्जीव वस्तुओं से काम नहीं लगता। निर्जीव वस्तुएं जैसे आपकी ये कोयला हो गया, आपका लकड़ी हो गया, इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं ना, तो इनसे क्या होता है, संबंधित रहते हैं, जुड़े होते हैं। और इस प्रकार का जो जीव मंडल है जैविक और अजैविक पदार्थों का, वह क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा जाल होता है। और इनके जो मुख्य घटक है ना, इनके जो आपके मुख्य घटक हैं वे कौन कौन से हैं। इनके मुख्य घटक का नाम, पहला अजैविक घटक जिसमें जीव न हो, जैसे लकड़ी, कोल इत्यादि, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सब क्या हो गए, अजैविक घटक। और जैविक घटक क्या हो गए, जैसे जीव जंतु और वनस्पतियां जो हो गई, वह क्या हो गई, आपकी जैविक घटक हो गई। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 5 को हल कर सकते हैं, इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 6 है, कहता है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 2 अंतर लिखे। तो आइए इनमें अंतर को हम देखते हैं। पहला अंतर है कि आहार श्रृंखला में जीवों की एक क्या होती है, सूची होती है, जो यह बताती है कि कौन सा जीव किस जीव को क्या करता है, खाता है। जैसे आपने पढ़ा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तो जो द्वितीयक उपभोक्ता है प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, और जो तृतीयक उपभोक्ता है वह द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है। यानी कि यह एक सूची होती है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इसकी एक सूची होती है। और उस सूची से हमें यह पता चलता है कि कौन सा जीव किस जीव को क्या करता है, खाता है। और खाद्य जाल में अनेक आहार श्रृंखलाएं परस्पर क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। जो आहार श्रृंखलाएं हैं, यानी कि जो खाने वाली सामग्रियां हैं, वह एक कतार में, एक लाइन में, एक श्रृंखला में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। इसका दूसरा अंतर अगर हम देखें तो दूसरा क्या कह रहा है कि आहार श्रृंखला में एक जीव एक जगह पर ही हो सकता है, जबकि खाद्य जाल में एक जीव कई खाद्य जालों से क्या हो सकता है, जुड़ा हो सकता है। भाई एक जीव कई प्रकार की चीजों को खाता है ना, तो वह कई उससे क्या होगा, खाद्य जालों से जुड़ा हो सकता है। अगले क्रम में अगर इसके तीसरे की बात करें, हालांकि इसमें कोई 2 अंतर ही पूछा है, लेकिन हम एक अंतर और डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या कम, भाई आहार श्रृंखला जो होगी उसमें जीवों की संख्या क्या होगी, कम होगी। और जो खाद्य जाल होगा इनमें संख्या क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि भाई खाद्य खाने वाली सामग्री ज्यादा होनी चाहिए ना। भाई अगर हमारे पूरे पर्यावरण में अगर वनस्पतियों की संख्या जीवों से अगर अधिक हो जाए तो जीव खाएंगे क्या, जल्दी से खा करके पूरी वनस्पति को खत्म कर देंगे और अपने भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए खाद्य जाल की संख्या क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। और आहार श्रृंखला में जो जीवों की संख्या होती है वह क्या होती है, कम होती है। अगले क्रम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर कहता है कि क्या होगा यदि पृथ्वी पर सजीवों के रूप में केवल मानव और वनस्पतियां ही रह जाएं। देखिए केवल मानव और वनस्पतियां से यह संसार नहीं चलता। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके उत्तर को। कह रहा है कि पृथ्वी पर सजीवों के रूप में केवल मानव एवं वनस्पतियां ही रह जाएं तो अन्य जीवों की अनुपस्थिति के कारण खाद्य श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तथा प्रारंभ में मानव एवं वनस्पतियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगेगी, लेकिन इनके मृत्यु होने के पश्चात, देखिए जब ये मृत्यु होंगे तो इनके पश्चात इनको खाने वाले अपघटक नहीं रहेंगे, इनको खत्म करने वाले अपघटक नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, अनुपस्थिति के कारण इनका अपघटन नहीं होगा और जैविक रासायनिक चक्र जो है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमारे इसमें कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कार्बन का चक्र बंद हो जाएगा, जिससे पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पूरी पृथ्वी पे जीवन सबका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न, कहता है कि क्या होगा यदि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा
आपके प्राकृतिक प्रवाह में कोई बाधा आ जाए, उदाहरण से ही समझाइए, तो इस स्थिति से ऊर्जा चक्रित क्या हो जाएगा, बाधा हो जाएगा। भाई ऊर्जा में अगर कोई बाधा आ जाएगी तो उसका चक्र बाधित होगा, और यदि इस प्रकार के अपघटित जीवाणु जैसे जीव नहीं होंगे तो पौधे एवं पोषक तत्व तो नहीं बनेंगे। भाई वह ऊर्जा से ही तो बनते हैं, उनको एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है तब तो बनते हैं, और प्राथमिक खंड में ऊर्जा नहीं बनेगी और अन्य भी रूपों में रूपांतरित नहीं हो पाएगी, और पोषक चक्र उसका क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है क्या, प्रश्न संख्या 10 कहता है आपका कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जो मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि पर्यावरण संतुलन को नष्ट करने में मानव से जुड़ी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जैसे भाई मानव क्या करता है, प्राकृतिक चीजों को, प्राकृतिक वस्तुओं को क्या करता है, अपने दैनिक उपयोग के लिए उनको नुकसान पहुंचाता है। जैसे बाघ की खाल को यह क्या करता है, सुंदरता के लिए अपने घरों में रखता है, लेकिन उस बाघ की खाल को बाघ का जीवन खत्म कर देता है ना। और जो आपके अपने घर में सौंदर्यता के लिए क्या करता है, लकड़ी इत्यादि का उपयोग करता है, जिससे वनस्पतियों को क्या होती है, हमारी नुकसान पहुंचती है। तो पढ़िएगा कि प्राकृतिक स्रोतों के असंतुलन और प्राकृतिक स्रोतों के असंतुलित दोहन किया गया है, पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित किया गया है, जल स्रोतों के निकट उद्योग धंधों की स्थापना कर दे रहा है, जिसमें वाहित मल मूत्र जल स्रोतों में बहाकर साबुन का प्रयोग करके, कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग करके जल की प्रदूषण की समस्या क्या हो रही है, उत्पन्न की जा रही है। और साथ ही वाहनों तथा उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक धुओं के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, वायु को प्रदूषित किया जा रहा है, वनों को काटा है तथा अपने भोजन एवं चमड़े के लिए जंतुओं का वध किया है, उसको मारा है। इस प्रकार पर्यावरण को क्या किया है, मानव ने असंतुलित किया है, हमारे किसको, पारिस्थितिकी तंत्र को हमारे क्या किया है, मनुष्यों ने असंतुलित किया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, यह जो वीडियो है, यह जो पीडीएफ है जिसके माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, यह केवल व केवल आपकी परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत से बनाया गया है। मेरे मेहनत के लिए आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और अपनी स्टडी को आगे जारी रख सकें। बच्चों यही कहना था बस आपसे। और इसका अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। अगर आपको कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन से संबंधित अगर कोई हमसे डिस्कस करनी है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी परेशानी को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।